ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू गुरुकुल। आज हम अपना सबसे पहला डॉक्ट्रिन दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स को स्टार्ट कर दिया था। उससे रिलेटेड जो भी सिविल सर्विस मेंस में अभी तक क्वेश्चन आया है हमने उसको भी डिस्कस कर लिया था। एंड ये डॉक्ट्रिन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको हरदम न्यूज में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट 3 मंथ से आप देख रहे हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक फ्रिक्शन चल रही है, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि जो हमारा 4th जज केस था दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको भी यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय जुडिशरी बाय कोटिंग दैट वी हैव अ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं आएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से इवॉल्व हुआ विद द टाइम सिंस 1951, राइट फ्रॉम द शंकरी प्रसाद केस टू द वामन राव केस, ये किस तरीके से धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, वी विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द सेशन। नंबर 1, पहले तो आप सबको पता हो कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं करा गया। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज फ्रॉम केस टू केस, ये जो है ये इवॉल्व करता जा रहा है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है भाई उसको नहीं हिलाओगे, इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को आप रीराइट नहीं कर सकते बट कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो। ये फाइनली 1973 में हमारे पास निकल कर आता है इन द फेमस केस दैट इज केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस। बट आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि भाई ये सर बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नाउ वन बाय वन, ऑल दो हम अपनी जजमेंट की सीरीज में देख चुके हैं बट हम इसे एक क्विक रिवीजन करते हैं सो दैट आप यहाँ पर एक कोरिलेशन बना सके। सबसे पहले 1951 में सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की को हिलाने की पावर है। ये पावर जो, और ये आप जो टर्सल है 1951 से लेकर 1973 तक लगातार देखने को मिलेगा। तो इस पूरे सेशन में हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब केस पहुंचा तो 1951 में पहुंचा, तब यहाँ पर कहा गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 यहाँ पर संविधान को चेंज करने की, दैट इंक्लूड्स कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको भी चेंज करने की। क्लियर है? तो आर्टिकल 368 में यहाँ पर कहा गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। एंड आप सब ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा दैट इज आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू को प्रमोट करता है, एडवोकेट करता है, जो कहता है कि कोई भी लॉ जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत बना है, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, कोई लॉ आएगा, आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। भाई कोई भी लॉ बना अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट शंकरी प्रसाद केस में कहा कि आप किसी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। ये केस चैलेंज हुआ 65 में, सज्जन सिंह केस दोबारा से डला। इस सज्जन सिंह केस में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों जजमेंट्स में निकल कर आया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, अमेंड करने की, दैट इंक्लूड्स कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है। क्वाइट ऑब्वियस है, दोनों के दोनों केस चैलेंज होंगे। 1967 में गोलकनाथ केस में ये चैलेंज हो गया। एंड आपको मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब चैलेंज होगा तो अगर पहले तो आपको ये बताओ कि मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। जब ये चैलेंज होगा तो नेक्स्ट टाइम 7 बैठेंगे, और टर्म्स में बैठेंगे 9, 11, 13। अभी तक हम 13 तक पहुंच चुके हैं, दैट इज केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस। तो फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हरदम एक तो और टर्म्स में होगा और मिनिमम 5 जजेस रहेंगे। एंड जब भी ये नेक्स्ट टाइम चैलेंज होगा तो उससे ज़्यादा जजेस बैठेंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है गोलकनाथ में चैलेंज हुआ है, यहाँ पर गोलकनाथ में
ऑलमोस्ट 11 जजेस थे, जो कि फाइनली एंड हुआ केबीसी केस पे ना। अब गोलकनाथ केस ने रिवर्स कर दी। भाई क्या करा गोलकनाथ ने कि जो पहले जजमेंट दी थी उसको रिवर्स कर दिया। कहा कि भाई इन दिस केस द कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर दैट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। पहले अभी तक ये स्टांस चल रहा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, बट इस केस में ये कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शंस। और मोटी मोटी बात ये कही कि भाई जो आर्टिकल 368 में आप अमेंडमेंट करोगे ना, उसको हम आर्टिकल 13 में लॉ मानेंगे। एंड आर्टिकल 13 अपने आप में कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के यहाँ अगेंस्ट जाता है तो वो नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर गोलकनाथ केस में कह दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडिंग पावर है यहाँ पर, वो आपको फंडामेंटल राइट आप यहाँ पर अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी रखी गई एंड ऊपर रखा गया एंड पिछली दोनों जजमेंट्स को यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया। बट आपको पता है 1967 के अराउंड इंदिरा गांधी मैम आती हैं, उसके बाद बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो अमेंडिंग पावर को भी चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 368 कहता है भाई प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई पावर नहीं दे रहा आपको ये, ठीक है, प्रोसीजर बता रहा है। पावर तो किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, ये कहा गया। तो यहाँ पर बाद में इंदिरा गांधी मैम ने क्या करा कि एक वर्ड पावर भी जुड़वा दिया। तो अब आर्टिकल 368 कहता है प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वाइट ऑब्वियस है ये 67 के बाद चैलेंज होना था। ये फाइनली केशवानंद भारती केस 1973 में चैलेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक लौता केस जिसमें 13 जजेस बैठे थे, 7:6 के साथ यहाँ पर जजमेंट आती है। अब यहाँ से एक लैंडमार्क कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि HR खन्ना, जो कि जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यहाँ पर एडवोकेट किया था, एंड पालकीवाला, जो कि स्टार्टिंग से यहाँ पर एक तरीके से अगेंस्ट रहे हैं। हर एक जजमेंट में क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहा है। तो इस केस में, केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ठीक है भाई, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, अमेंडिंग पावर, हम मना नहीं कर रहे कि वो पावर है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स दे कैन अमेंड। बट ये कहा गया कि जो ये पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है। नंबर 1, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू इसके ऊपर रहेगा। नाउ ये कहा गया कि आप अमेंडमेंट करिए, कोई भी इशू नहीं है, बट वो एक बेसिक ढांचा जो है हमारे संविधान का, भाई हमारा बेसिक ढांचा क्या है? प्रियम्बल को कहा जाता है भाई वी आर अ सेक्युलर वन, वी आर अ सोशलिस्ट वन, वी हैव अ रूल ऑफ लॉ, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये कहा गया कि भाई आप अमेंडिंग पावर तो आपके पास है, क्वाइट ऑब्वियस है, बट आप बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाओगे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट टू जजमेंट इवॉल्व होता जा रहा है। क्लियर है? तो केशवानंद भारती केस में निकल कर आता है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिली? ये भी दैट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस, वेरी फेमस केस, जिसको अभी करंट अफेयर से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर कन्विक्शन हुई, यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ RPA एक्ट। तो यहाँ पर दोबारा से ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि यस, जब इंदिरा गांधी जी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया था तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करके 329 आर्टिकल कैपिटल A ऐड करवा दिया था और ये कहा था कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके जो भी इलेक्शंस होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है ये बहुत एब्सोल्यूट वो था, यहाँ पर मिस यूज ऑफ द पावर। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको यूज किया गया एंड यहाँ से इसको हटा दिया गया, इस क्लॉज को, स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। सो हम देखने को मिलता है हमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन आपको केस टू केस देखने को मिल रही है। अभी हम लेटेस्ट केस को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज एनजैक 4th जज केस। अब 1980 में दोबारा से इस बेसिक स्ट्रक्चर का यूज किया, थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ विद द ड्यू टाइम। एंड ये कहा गया कि जो ये पावर है भाई अमेंड करने की, एक तो ये लिमिटेड पावर है, आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है। एंड दैट मीन्स आपके ऊपर जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स वी हैव अ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द गवर्नमेंट। एंड ये कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज itself a basic structure
एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। क्योंकि अभी तक लड़ाई क्या हो रही थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स ऊपर है कि डीपीएसपी ऊपर है। फाइनली ये कहा गया देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम एंड जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये नहीं कि आप जुडिशियल रिव्यू को ही खींच ले जाओ, भाई जुडिशियल रिव्यू ही हटा दिया, ठीक है। सो इट इज अ लिमिटेड पावर ऑफ यू। तो मिनरवा मिल केस में हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हो गया। फाइनली 1981 में यहाँ पर वामन राव केस आया। अगर मैं इसे थोड़ा सा जस्ट में आपको बता दूं तो आप सबको मैंने पहले ही भी बताया था, ये डेट आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल सचिन का बर्थडे, सचिन तेंदुलकर जी का, जिस दिन केबीसी केस आया था। तो इस केस में कहा गया कि इससे पहले जो हुआ है ठीक है, हमें कोई इश्यू नहीं है, बट इस केस के बाद जो भी चीजें आएंगी, जैसे वी हैव अ शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 क्या था भाई? लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम को डालने के लिए जो भी लॉ होते थे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर थे। तो ये कहा गया कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केस ऐड हुए हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू से ओपन है, उनको आप जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं कर सकते हैं। एंड एक और चीज यहाँ पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की थी, जो कि हमारे अभी इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड नहीं है, वो हम जजमेंट में अपनी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। दैट आर्टिकल 31C इज अ एक्सेप्शन वन। सो फाइनली यहाँ पर वामन राव केस में कहा गया कि भाई केबीसी केस के बाद जो भी चीजें हैं दे ऑल आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, और एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया जुडिशियल रिव्यू को। नाउ आपको ये आ रहा होगा दिमाग में कि सर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? अब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, ये केस टू केस डिफर कर रहा है एंड धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर वन। अब ये नहीं कल को आप कह दो कि हिंदू स्टेट, मुस्लिम स्टेट, बुद्धिस्ट स्टेट, आप नहीं कह सकते। सेपरेशन ऑफ पावर क्वाइट ऑब्वियस है, तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं आपके पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिविजुअल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, भाई लॉ इज सुप्रीम, हमारे यहाँ पर लॉ सुप्रीम है। वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कल को ये नहीं कि भाई हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाके खड़ा करते। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। एंड यही हमने देखने को मिला एनजेक में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में सरकार ने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव को बीच में बिठाने की कोशिश करी। एग्जीक्यूटिव मीन्स द लॉ मिनिस्टर। तो ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया बिकॉज एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं आ सकता। सो एनी लॉ दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल कैन बी स्ट्रक डाउन ऑन द ग्राउंड्स इफ दे डिस्टॉर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। भाई अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश करी तो वो लॉ यहाँ पर नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई होप आप सबको बेसिक स्ट्रक्चर बड़ी प्रिसाइजली एंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। विद दीज वर्ड आई एंड अप आवर फर्स्ट सेशन on the doctrine of basic structure. We'll come up with another doctrine soon. Till then, take care. Jai Hind to all.